Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC Notes. I hope you all are doing great. आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का जो टॉपिक लाई हूँ दैट इज़ INC, उसका एस्टैब्लिशमेंट, क्यों उसको फाउंड किया गया, व्हाट वाज द रीजन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की. एज यू कैन सी ये मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया है, दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो राइट. तो आप अगर इतना ही नोट्स में अपने बना लेंगे तो INC पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं. Alright, so let's see INC. So it was founded in 1885 by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. Anand Mohan Bose and Surendranath Banerjee ने INC को that is Indian National Congress को फाउंड किया 1885 में under the guidance of A.O. Hume. A.O. Hume was a Britishers. तो उनकी गाइडेंस में इसको फाउंड किया गया. और 1885 में द वाइसरॉय वाज लॉर्ड डफरिन. सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड दिस फॉर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, A.O. Hume, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन, 1885 एंड लॉर्ड डफरिन, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ये कंटेंट है. तो इसके रीजन क्या थे फॉर्मेशन के. अब एज वी कैन सी हियर कि ब्रिटिशर्स की भी एक शेयर थी उसमें, लाइक A.O. Hume was there. तो अगर वो किसी चीज़ की फाउंडिंग में हेल्प कर रहे हैं तो उनका अपना एक मोटिव रहा होगा, इंटेंशन रहा होगा. देन इंडियंस हैड देयर ओन इंटेंशन. सो लेट्स सी व्हाट वर दोज रीजन फॉर फॉर्मेशन वर फॉर ब्रिटिश. उन्होंने क्यों उसको फाउंड किया या हेल्प किया फाउंड करने में? एज अ सेफ्टी वॉल फॉर द रिलीजिंग ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट. तो क्या था, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स को लगा कि हम INC फाउंड कर देते हैं तो ये हमारे एक ऐसा मीडिएटर हमारी तरफ से काम करेगा. तो जो भी डिसकंटेंट मासेस में हो रही थी उसके लिए एज अ सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा. तो वो डिसकंटेंट हमारी तक नहीं पहुंचेगी, ये मासेस को समझा देंगे. Alright, and to keep in touch with the mood of Indian masses. तो इंडियन मासेस का मूड क्या है उससे ये भी उनको पता चलता रहेगा. ये उनका मेन इंटेंशन था. उनको थोड़ी पता था कि दिस INC विल बिकम एंड ग्रो सो बिग दैट कि उनसे भारत को आज़ाद करा के ही छोड़ेंगे. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का ये इंटेंशन था. और इंडियंस का इंटेंशन क्या था? तो इंडियंस का इंटेंशन क्या था? टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ इंडियन. उन्होंने सोचा कि हमें तो ये एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, एक हमारा फोरम नहीं है लार्ज स्केल पे जिससे हमें क्या चाहिए वो हम वॉइस आउट कर सके टू ब्रिटिशर्स. तो इसके लिए इस इंटेंशन से उन्होंने ये एक INC को स्टैब्लिश किया कि अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स है वो उनके सामने हम इसके थ्रू रखेंगे कि भाई इंडियंस को ये चीज़ चाहिए. एंड टुक हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन इट्स फॉर्मेशन सो दैट इट इज नॉट क्रस्ड इन इट्स इन्फेंसी. द क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड कि उसमें ब्रिटिश की हेल्प क्यों लिया? उनके ही खिलाफ तो था, तो हेल्प इसीलिए लिया था कि उसकी हेल्प लिया ताकि वो उनको लगे कि हमारे तरफ से काम करेगा, यू नो. बट अगर ब्रिटिश की हेल्प नहीं लेते तो क्या हुआ, उसकी शुरुआत में ही, उसकी फाउंडिंग के स्टार्टिंग दिनों में, इन्फेंसी मतलब बचपन जिसको बोलते हैं, वो तभी INC को क्रश कर देते क्योंकि उस समय ब्रिटिश के पास पूरा माइट था, यू नो, इकोनॉमिक, मिलिट्री, ऑल काइंड्स ऑफ माइट. दे वो पावरफुल. इंडियंस के पास कुछ नहीं था उस समय, यू नो, कुछ नहीं इन द सेंस we did not have space, we did not have economic freedom, we did not have military, we were not equipped, so we needed the shelter. एक तरह से हमने you know उनका ही शेल्टर लेके फिर उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी थी ताकि वो हमें INC को क्रश नहीं कर दे. दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द INC. मतलब उनका रीजन ये था ब्रिटिश की हेल्प लेने का और इसको फॉर्म करने का. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसको फॉर्म करने का? ऑब्जेक्टिव वाज टू फाउंड डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट. एक ऐसा नेशनलिस्ट मूवमेंट फाउंड करे जो डेमोक्रेटिक हो, मतलब हर रीजन से लोग हो, irrespective of the gender, irrespective of the caste, irrespective of the religion and region. तो ऐसा था भी INC में, people from all across
all walks of life all across region were part of Indian National Congress. Then politically educate people, लोगों को politically educate करना भी उनका मकसद था. ये नहीं कि बस local problems में लोग लगे रहें. एक political अगर political awakening नहीं होती इंडिया में तो फिर हमें independence भी कभी नहीं मिल पाता. उसके लिए लोगों को अपने जो राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो कांग्रेस ने ये भी किया, उनका ये मकसद था एजुकेट करना. देन प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग लीडरशिप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. ये मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो लीडर्स थे बहुत रीजनल इन देयर आउटलुक थे. लोकल प्रॉब्लम्स को लेके रेज करते थे, इश्यूज को रेज करते थे. तो उनमें एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना, क्योंकि तब तो हमारे पास फेसबुक, ट्विटर ऐसा तो था नहीं ना. वी डिडंट हैव दिस सोशल मीडिया. वो तो छोड़ो, कम्युनिकेशन चैनल इवन वाज नॉट फुली डेवलप्ड. तो लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर यहाँ पे हमें कुछ बगावत भी करनी है ब्रिटिश के खिलाफ? तो एक ही रीजन में हो पाएगा ना. हाउ विल यू कम्युनिकेट? तो जो लीडर्स अक्रॉस द कंट्री थे उनके बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप करना, ताकि कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी मूवमेंट हो, वो पूरी इंडिया में चले. जब वो पूरी इंडिया में रहेगा तभी ब्रिटिश को हमारी पावर का पता चलेगा, तभी वो यहाँ से जाने का सोचेंगे या तभी हम उनसे फाइट कर पाएंगे. दैट वॉज द मेन पर्पस. देन डेवलप एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी. इसका क्या मतलब है? ब्रिटिश वर कॉलोनाइजर्स, दे वर कॉलोनी. तो उनके खिलाफ एंटी कॉलोनी एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप करनी थी, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स में कॉलोनीज के अगेंस्ट वो सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स वर ऑलरेडी डेवलपिंग और हैड डेवलप्ड. तो वो इंडिया में भी डेवलप करनी थी कि भाई ये जो आ रहे हैं ये एक कॉलोनाइजर्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस द इंडियंस एंड वी आर डिफरेंट, इररेस्पेक्टिव हम किस कास्ट, रिलीजन या किस रीजन के हैं या हमारे किस किंगडम के हैं, मराठा हैं या मुगल्स के हैं, राजपूत हैं या किसी भी और किंगडम के अंडर हैं, इससे हमें मतलब नहीं है. वी आर नेशनलिस्ट, वी शुड हैव वन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एंड वी शुड ऑल हैव एंटी कॉलोनियल स्टैंड्स एंड पॉलिसीज. देन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये भी उनकी एक डिमांड थी, एक ऑब्जेक्टिव था कि हम ये पॉइंट रेज करेंगे. वी विल डिमांड कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सेपरेशन हो जाए. एंड देन इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सिविल सर्विसेज. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन माय प्रीवियस वीडियो कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को लोअर लेवल पे रखा जाता था, हायर पे उनको हायर नहीं किया जाता था, ऑन हायर लेवल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड प्रमोशन भी उनको अलाउड नहीं था. तो ये भी इंडियन जो सिविल सर्विसेज था उनको इंडियनाइज्ड करना. उससे क्या होता, इंडियनाइज्ड हो जाता तो हमें अपनी मूवमेंट में हेल्प करता. फिर हमारे ही लोग हायर अथॉरिटी पे जब बैठे रहेंगे इंडियंस, तो दे विल हेल्प अस टू गेट द फ्रीडम इजीली. बट अदरवाइज क्या था, रियलिटी क्या थी कि सारे पावरफुल पोजीशंस पे ब्रिटिशर्स ही बैठे थे, इंडियंस को अलाउ ही नहीं किया. एंड दैट इज व्हाई इट टुक अस फॉर सो लॉन्ग टू गेट द फ्रीडम. एंड देन लैंड रेवेन्यू रिडक्शन, ये भी उनकी डिमांड थी कि भाई लैंड रेवेन्यू को कम करो, बहुत ज़्यादा है, इतना लोग नहीं दे सकते. ड्राउट होता है, कुछ भी होता है, फसलें नहीं होती हैं. देन ऑल्सो लैंड रेवेन्यू, एट्रॉसिटीज होती थी लोगों के ऊपर टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, तो उसका रिडक्शन. एंड देन फॉरेन पॉलिसी भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन पॉलिसी हम कैसी होनी चाहिए इंडिया की. एंड देन बेटर इंडियन लेबर्स, लास्ट पॉइंट ये है, बेटर इंडियन लेबर्स. बेटर इंडियन लेबर्स का मतलब इंडियन लेबर की जो वर्किंग कंडीशन थी दैट वाज वेरी पैथेटिक. नो लीव, तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में इंडियन लेबर्स काम करते थे एंड उनकी सैलरी वाज नॉट एज इट वाज पेड टू द ब्रिटिशर्स. तो जो इंडियन के लेबर्स थे उनकी कंडीशन को बेटर करना, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनसी को स्टैब्लिश करने का एक पर्पस ये भी था. तो उन्होंने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की, तो पॉलिसी लिटरेसी पॉलिसीज. आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे ना तो आपको भी ऐसे ही स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट वाइज में. अगर आप पैराग्राफ्स में भी लिखते हैं तो भी आप ऐसे सब हेडिंग्स डाल के ही आंसर करिएगा. यू विल रियली फेच अ गुड मार्क, अदरवाइज सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा. योर मेन पॉइंट, आप इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे, 3-4 इसमें से सेलेक्ट करें, वो लिखें, बट स्ट्रक्चर योर आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
for answer writing in the mains. Then policies adopted. तो पॉलिसीज क्या आईएनसी ने अडॉप्ट की? यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन मासेस को यूनिफाई करना है, ये उनकी पॉलिसी थी. अब यूनिफिकेशन के लिए जो जो काम करना था ग्रास रूट लेवल से लेके जो भी काम करना था हायर अप तक वो काम कर रहे थे. एंड देन नॉट टेकिंग अप एनी सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस. उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये भी डिसाइड किया कि हम कोई भी सोशल, सामाजिक या रिलीजन, धार्मिक नहीं लेंगे. वी आर नॉट रिफॉर्मर्स ऑफ सोशल रिलीजियस. रिफॉर्मर्स अलग थे, हम नहीं हैं. हमें तो देश को आज़ाद कराना है, हमें ब्रिटिश से छुटकारा. वी आर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी क्लियरली उन्होंने अपनी पॉलिसी में मेंशन किया था. सो एंड देन इकोनॉमिक क्रिटिक. और हम क्या करेंगे? वी विल इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, किसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है? ब्रिटिश की. उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे. हाउ दे विल क्रिटिसाइज? बाय वेरियस मेथड. दे विल प्रूव इट वाज देयर पॉलिसी की. वी विल प्रूव हाउ ब्रिटिशर्स आर रॉन्ग ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक मेजर्स. तो उन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक पॉलिसी भी अप्लाई. तो इकोनॉमिक क्रिटिक पॉलिसीज में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो मैं आपको डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. इकोनॉमिक क्रिटिक. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो कि फाउंडेशन ऑफ आईएनसी का फाउंडेशन कैसे हुआ, किसने किया, किस सन में वो, हु वाज द वाइसरॉय, एंड रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स एंड पॉलिसीज क्या थी. तो आई होप you liked it. Please like, share and subscribe this channel. See you in the next video. I will explain economic critique और उसके लिए various कौन से parameters use किए Indians ने, INC ने economic critique के लिए. That I will explain to you. Please like, share and subscribe. I'm saying this again. This is really important for me. This really means a lot to me. Bye bye. Love you all.